Hello students, shape of orbital that is completed. S spherical, P dumbbell, D double dumbbell, F not defined. मतलब हम शेप हमने देख लिया है. अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है दैट इज एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल. बोर मॉडल में भी था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जगह ऑर्बिटल की एनर्जी है उसके बारे में. बेसिकली इलेक्ट्रॉन के बेस पे ही है लेकिन टाइटल जो है दैट इज एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन से. ओके, सो द फर्स्ट एटम दैट इज हाइड्रोजन. फॉर हाइड्रोजन एटम पॉइंट्स याद रखना. फॉर हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ orbital decide by only n. Yes, what is n? Sir, mole. n means principal quantum number. ये क्लियर होना चाहिए. ओके, तो हाइड्रोजन एटम में ऑर्बिटल की जो एनर्जी है दैट इज डिसाइड बाय वैल्यू ऑफ n. इट मींस if value of n increases then energy of orbital also increases. value of n increase होगी इसका मीनिंग क्या हुआ? you have to go away from nucleus. फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल. तो जितना n बढ़ेगा उतना वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर रहेगी. और आगे का कॉन्सेप्ट सेम है बोहर का कॉन्सेप्ट. जितना न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा रहेगा उतनी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी. तो ये क्लियर होना चाहिए. बहुत सिंपल है. अब हमने स्पेस में जो भी सेल, सबसेल, ऑर्बिटल को आइडेंटिफाई किया था उसको अभी मैं लिख रहा हूं फॉर हाइड्रोजन एटम. मुझे बताओ फर्स्ट सेल में एक ही सबसेल था and that is denoted by 1s. clear? okay. उसके बाद आप गए सेकंड सेल में. सेकंड सेल में दो सबसेल थे s and p. सो सेकंड सेल है तो 2s लिखेंगे और आगे का लिखेंगे 2p. ये दोनों जो है वो सेकंड सेल में होता है. n is equal to 2 और ये जो है that is n is equal to 1. थर्ड सेल में आप आओगे तो वहां पे s, P और D तीन टाइप के सबसेल थे दैट इज 3s, 3p एंड 3d. यस, n इज इक्वल टू 3. और फोर्थ सेल में आपको पता है 4s, 4p, 4d और 4f. और ये सब जो है दैट इज n इज इक्वल टू 4. क्लियर? ओके. नाउ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिसाइड बाय वैल्यू ऑफ n. अब यहाँ पे देखो ये दोनों का n तो सेम है बोथ इन सेकंड सेल. तो ये दोनों की एनर्जी सेम होगी. ये तीनों की एनर्जी भी सेम होगी और ये चारों की एनर्जी भी सेम होगी क्योंकि हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं. ओके, नाउ फर्स्ट और सेकंड सेल तो इसका n ज्यादा हुआ कि नहीं? सो इफ n increases energy of orbital also increases. So 1s less than 2s and 2p, again less than 3s, 3p, 3d, less than 4s, 4p, 4d, 4f. तो ये ऑर्डर जो मैंने अभी लिखा है that is only applicable for hydrogen atom. अब सबको पता होना चाहिए in hydrogen only one electron. ठीक है? It means what happen? Only attraction possible between nucleus and electron. अब इसमें क्या होगा? एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसमें तो एक ही टाइप का इंटरेक्शन होगा जिसको अट्रैक्शन बोलते हैं. ठीक है? इंटरेक्शन दो टाइप के होते हैं, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन. लेकिन इसमें आपको पता है न्यूक्लियस हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन हैविंग नेगेटिव चार्ज. और प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन. और इसमें एक ही टाइप का इंटरेक्शन होगा
between nucleus and electron, and that is only attraction. No repulsion take place in hydrogen atom. Okay, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन सबसे पहले तो किस सेल में नॉर्मली रहता है, 1s में। तो जब वो 1s में रहता है, 1s1 ऐसा लिखते हैं, पावर के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन पावर में होता है 1s1, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। और यदि इलेक्ट्रॉन सेकंड में आ रहा है, सेकंड में आया मतलब वो 2s1 में है या तो 2p1 में है, तो इसको हम क्या बोलते थे, एक्साइटेड स्टेट। ये भी आपका क्लियर होना चाहिए। सो ऑल सच इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड विथ हाइड्रोजन। ओके, तो ये सब इंफॉर्मेशन जो है दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। ओके, नाउ अनदर केस, in case of multi electron system, याद रखना, multi electron system means atom contain more than one electron। अब more than one है तो उसमें क्या होगा, ओके। सो इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वर्ड आगे आ गया है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल decide by n plus l. Yes, not only n but you have to consider value of angular quantum number, subsidiary quantum number, और उसका एडिशन करना पड़ेगा। मतलब n plus l से डिसाइड होगा। और ये सेंटेंस हमने आगे लिख दिया है एंगुलर क्वांटम नंबर में, ये सेंटेंस मैंने आपको लिखवाया था। ओके, अब यहाँ ये सब क्यों है वो बाद में बताता हूँ। ओके, if value of n plus l is more, टेक्स्ट बुक में लेस लिखा है, मैंने मोर से लिख रहा हूं। if value of n plus l is more then energy of orbital also more। ओके, मतलब n plus l की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी वो ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा रहेगी। ओके, if next one, if n plus l is same for two different orbital, then consider n। इसका मीनिंग क्या हुआ, if n plus l is same for two different orbital then consider n। दो डिफरेंट ऑर्बिटल है लेकिन दोनों का n plus l सेम आ रहा है, in that case you have to consider n। यस, ये पहले क्लियर होना चाहिए और इसके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के बेस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, एक क्वेश्चन आ सकते हैं। सो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिसाइड बाय n plus l in case of multi electron system। clear? If n plus l is more then energy of orbital is also more, and n plus l is same for two different orbital then consider value of n। ये क्लियर होना चाहिए। ओके, अब एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू आपको बहुत मिलेंगे इस बेस पे। चलो अब मैं हाइड्रोजन को यहां से निकाल देता हूं। हाँ, याद रखना, ये सब नोट डाउन करते रहना, जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है वो आपको क्लास नोट में नोट डाउन करना है। ये सारे पॉइंट्स है, टेक्स्ट बुक में आपको कुछ पता नहीं चलेगा। ओके, अरेंज, ऐसे क्वेश्चन है, अरेंज following orbitals on the basis of energy, ऐसा एक क्वेश्चन है। ओके, 3s 3p 4s 4d 5s लाइक दिस। चलो अभी इतना लिख रहे हैं, मतलब मैंने आपको टोटल 5 ऑर्बिटल यहाँ पे दिए हैं, रैंडमली ऐसे मैंने लिख दिए। ओके, नाउ यू हैव टू अरेंज देम ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो प्रैक्टिस से हो जाएगा। पहले देखो ऐसे लिखो 3s, उसके बाद 3p, देन 4s 4d और
s। ऐसा एक टेबल आप बना सकते हो इनिशियल लेवल में, बाद में तो सेट हो जाएगा। ओके, इन द फर्स्ट कॉलम दैट इज n, in the second column that is l, in the third column that is n plus l. Now we completed knowledge about quantum number. Okay, now tell me what is the value of, पहले n लिख दो सबका। n कहाँ से मिलेगा? आगे से कोफिशिएंट जो आगे लिखते हो 3, 3, 4, 4 and 5। इतना तो पता चला कि ये थर्ड सेल में है, ये भी थर्ड सेल है, फोर्थ सेल और एक फिफ्थ सेल। क्लियर? अब सब लोग क्या सोचेंगे, सर ये सबसे लास्ट में रहेगा। हाँ ऐसा, ये दोनों साथ में है तो क्या करोगे, सेम होगी? ऐसा नहीं है। इन दैट केस यू हैव टू कंसीडर l आल्सो। तो l की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है, यहाँ पे 1, यहाँ पे फिर से 0, यहाँ पे तो 2 हो जाएगी, यस, यहाँ पे 0। क्लियर? अब इससे देखो क्या होगा, नाउ n प्लस l, सो 3 प्लस 0 दैट इज 3, 3 प्लस 1 दैट इज 4, 4 plus 0 that is 4, 6 and here 5। देखो ऐसे आ गई है n plus l। Now arrange them according to energy। तो n plus l का सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सा है? यह 3। तो सबसे कम एनर्जी 3s की होगी। क्लियर हो गया? ओके। इसके बाद 4 वाले दो आ गए, 4 वाले दो आ गए तो उसमें क्या करना है, if n plus l is same for two different orbitals then consider n। So in that case which one is away from nucleus, third cell or fourth cell? Consider n। yes, मैंने बताया था जब ये दोनों सेम आ रहे हैं in that case you have to consider n। तो n थर्ड सेल में हुआ तो इसकी एनर्जी कम होगी, पहले मान लो 3p, बाद में आएगा 4s। ओके, नाउ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। देखो आप बोल रहे थे सर ये तो फिफ्थ सेल में है, ये फोर्थ सेल में है, लेकिन देखो है कि नहीं, तो इसकी एनर्जी कम हो गई। ओके, सो 5s पहले आएगा, 4s के बाद आएगा 5s और बाद में आएगा 4d। क्लियर? तो ये पता होना चाहिए। तो अभी मैंने इस बेस पे अरेंज किया है। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो रहा है, ये तो फोर्थ है, फिफ्थ है, तो ये तो कम हो गया, ज्यादा क्यों हो गया, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे एक पॉइंट है वो भी याद रखना, दैट इज शेप ऑफ ऑर्बिटल। शेप ऑफ ऑर्बिटल मतलब इन दैट केस एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिसाइड बाय, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिसाइड बाय सेल as well as shape of orbital। ये पता होना चाहिए। ओके, नॉर्मली नो डाउट ये फिफ्थ सेल में है और ये फोर्थ सेल में है, सही बात है, लेकिन इसका जो शेप है इसका वो स्फेरिकल होता है, और स्फेरिकल जो होता है जो शेप उसका वो न्यूक्लियस के कांटेक्ट में ज्यादा टाइम के लिए रहता है और उससे उसकी एनर्जी कम हो जाती है, अट्रैक्शन उसको ज्यादा मिल जाता है। आप बोलोगे सर अट्रैक्शन ये सब क्या है? हाँ, तो अब थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी इतना याद रखो, शेप ऑफ ऑर्बिटल इसका डबल डबल है, तो ये दो फैक्टर भी यहाँ पे अफेक्ट कर रहे हैं एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल को। अब मल्टी इलेक्ट्रॉन में ऐसा क्या होता है उसके बारे में थोड़ा टेक्स्ट बुक में दिया है, तो वो हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखो मल्टी इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, मल्टी इलेक्ट्रॉन में न्यूक्लियस तो एक ही होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन रहेंगे ज्यादा। मान लो कि ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को थोड़ा सर्कल फॉर्म में दिखाते हैं। चलो मुझे बताओ न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है, दैट इज पॉजिटिव। अब यहाँ पे दो सेल में ले रहा हूं, दो सेल में ले रहा हूं, बहुत सारे सेल आगे भी हैं ऐसे, n is equal to 1 सेल है, n is equal to 2 वाला सेल है, n is equal to 3 है, n is equal to 4, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, सब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, मल्टी इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इसमें दो टाइप के इंटरेक्शन होंगे, वन अट्रैक्शन अनदर इज रिपल्सन। रिपल्सन किसके बीच में होगा, सेम चार्ज, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन, इन दोनों के बीच में रिपल्सन, इन दोनों के बीच में रिपल्सन, यहाँ रिपल्सन रिपल्सन रिपल्सन, तो रिपल्सन भी रहता है और साथ में न्यूक्लियस पॉजिटिव है तो इसका अट्रैक्शन भी होगा। अब नॉर्मली आपको पता होना चाहिए
कि एटम आफ्टर ऑल स्टेबल है, एटम आफ्टर ऑल स्टेबल है, तो किसका पावर ज्यादा होगा? रिपल्सन का पावर ज्यादा होगा कि अट्रैक्शन का पावर ज्यादा होगा? लॉजिकल क्वेश्चंस। ये सारे इलेक्ट्रॉन नजदीक में ही है, मतलब न्यूक्लियस उसको पकड़ के रख रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ? रिपल्सन से तो इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे, लाइक दिस, एंड एटम बिकम अनस्टेबल, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। रियल में ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन अंदर ही रहता है, 1 हो, 2 हो, 3 हो या 50 हो, सब अंदर ही रहता है। उसका मीनिंग क्या हुआ? ओवरऑल जो अट्रैक्शन का पावर है दैट इज मोर कंपेयर टू रिपल्सन, तो पहले पता होना चाहिए। ओके, अब यहां पे देखो क्या हो रहा है। मान लो कि ये न्यूक्लियस का इसके ऊपर क्या आएगा? अट्रैक्शन आएगा, इन दोनों के बीच में रिपल्सन है। तो कभी कभी क्या हो जाता है, अब ये इसको छोड़ दो, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा, चलो इसको छोड़ दो, हाँ ठीक है। ये n इक्वल टू 2 है, वो हमारे लिए कौन सा सेल हुआ? आउटर सेल हुआ। और ये सेल कौन सा हुआ? इनर सेल। ये थोड़ा डिटेल में चैप्टर नंबर 3 में, ओके। ये आउटर सेल है और ये इनर सेल है, ओके, बीच में आ गया वो। अब इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे? तो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है जिससे वो आउटर वाले अट्रैक्ट होते हैं, बीच में आ जाएगा, बीच में खड़ा हो जाएगा, लाइक सील्ड, यस, लाइक सील्ड, लाइक सील्ड बोलते हैं इसको, हाँ, कोटिंग वन टाइप ऑफ, ओके। तो ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन दैट इज लाइक सील्ड, और वो क्या करते हैं, ये जो न्यूक्लियस का जो चार्ज है उसको स्क्रीन कर देते हैं, मतलब उसको कम कर देते हैं। तो बाहर जो अट्रैक्शन जाना चाहिए वो थोड़ा कम जाना चाहिए, तो जो बाहर जो जा रहा है उसको बोलते हैं इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव। क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव। तो बाहर जो जाएगा वो कितना जाएगा? जेड इफेक्टिव जाएगा। और जेड इफेक्टिव क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बीच वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ा उसका चार्ज को कम कर देता है। जैसे ये लाइट ऑन है अभी तो पावर ज्यादा आ रहा है, इंटेंसिटी ज्यादा है, बीच में मैंने कागज रख दिया तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ओके, लाइक दिस। तो जो न्यूक्लियस का जो ओवरऑल चार्ज है जहां जिसको जाना चाहिए था वो कम जा रहा है, ये भी पता होना चाहिए, ओके। और चैप्टर नंबर 3 में आप डिटेल में पढ़ोगे, न्यूक्लियस जितना ज्यादा पावरफुल रहेगा, मतलब एटॉमिक नंबर जितना इंक्रीज होता रहेगा उतना जेड इफेक्टिव भी क्या रहेगा? इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो साथ में सॉरी प्रोटॉन बढ़ेंगे तो पैरेलल इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है, तो ये जो सील्ड वाली जो इफेक्ट है वो भी इंक्रीज ही हो रही है, ओके। और ये इफेक्ट को बोलते हैं सील्डिंग इफेक्ट। इफेक्ट को क्या बोलते हैं? सील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो सील्डिंग इफेक्ट का अभी ये थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे रहा हूं। सील्डिंग इफेक्ट क्रिएट कौन करता है? इनर सेल के इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इनर सेल बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर सेल, बस इतना अभी याद रखो। ज्यादा डिटेल में चैप्टर नंबर 3 में आपको पढ़ना है, ओके। और इसीलिए एल का इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाता है, एल, इसीलिए n प्लस एल आ गया। ये सब जो ड्रामा हो रहा है, देखो ये जो हुआ ना, 5s की एनर्जी कम की होगी कंपेयर टू 4d, तो ये सब सील्डिंग इफेक्ट से हो रहा है। डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, लेकिन अभी ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस है नहीं, लेकिन अभी इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। न्यूक्लियस, इनर सेल, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इनर सेल एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर सेल। तो न्यूक्लियस जैसे इनर को अट्रैक्ट कर रहा है वैसे आउटर को भी करेगा, लेकिन आउटर को करने के लिए जो चार्ज उसको भेजना चाहिए वो कम हो जाता है। रीजन सिंपल, बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो उसका उसके साथ रिपल्सन होता है थोड़ा इसके साथ, और इसलिए अट्रैक्शन का पावर कम हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। ऐसा नहीं कि रिपल्सन पावरफुल हो गया, ऐसा नहीं, ओवरऑल तो न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा है ही, ठीक है, लेकिन एनर्जी में वेरिएशन आ सकता है, ये क्लियर होना चाहिए। और बीच में यदि s इलेक्ट्रॉन है, s इलेक्ट्रॉन, तो वो सील्डिंग इफेक्ट ज्यादा क्रिएट करते हैं, वो भी थोड़ा पता होना चाहिए,
एस वाले पी पे ज्यादा करेंगे, या पी है तो डी पे ज्यादा करेंगे, ऐसा टेक्स्ट बुक में लिखा है, लेकिन डिटेल में तो चैप्टर नंबर 3 में आपको पता चलेगा। ओके, बाद में न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो भी मैं आपको बता दूं थोड़ा। मान लो कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 2s में है, लिथियम का इलेक्ट्रॉन भी 2s में है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन भी 2s में है, और पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन भी 2s में हो सकता है। ये चारों एटम डिफरेंट मेरे लिए है। एटॉमिक नंबर 1, इसका 3, इसका 11 और इसका 19 है। अब मुझे बताओ, इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होगा, इसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन होंगे, इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है और इसमें प्लस 19 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल है, तो 2s सब में 2s तो है, तो E2s है वो न्यूक्लियस से ज्यादा नजदीक रहेगी, मतलब इसकी एनर्जी कम होगी। ओके, और इसकी ज्यादा होगी, सो एनर्जी हाई, एनर्जी हाई, यस, और इसकी एनर्जी लो होगी। ऐसा क्यों हो गया? ऑल आर इनटू एस, 2s तो है लेकिन न्यूक्लियस का चार्ज भी देखना है, मतलब बहुत सारे फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। डिटेल में फिर से देख रहा हूँ, चैप्टर नंबर 3 में आपको ये सब डिटेल में पढ़ना है। अभी ये जो टॉपिक था पुरानी बुक में था नहीं, नई बुक में थोड़ा बीच में डाल दिया है, लेकिन आपको तो बस इसको फॉलो करना है। मेन चीज हमारी है n+n, ये आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, और दूसरी बात, टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम है n+l के बेस पे, वो मैं आपको पूरा एक जनरल डायग्राम बता देता हूँ, वो अभी से आप याद रख लो। सिंडिंग इफेक्ट का ज्यादा अभी टेंशन मत लेना, वो डिटेल में चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी आता है, ऐसा कुछ नहीं। जैसे आपको पता है कि क्लास में टीचर है वो न्यूक्लियस है, ओके, और स्टूडेंट है वो इलेक्ट्रॉन है। अब मान लो कि हमारे क्लास में एक ही स्टूडेंट है, ठीक है, मेरे सामने एक ही स्टूडेंट बैठा है, ठीक है, ओके, तो होगा क्या, एक ही कॉन्सेप्ट आएगा, ओनली अट्रैक्शन, क्योंकि मैं और इलेक्ट्रॉन एक ही है तो हमारे बीच में अट्रैक्शन रहेगा। क्लास में 2 बच्चे हैं तो, और दूसरा स्टूडेंट पीछे बैठा है, तो क्या होगा, अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्सन भी पिक्चर में आएगा, 2 स्टूडेंट बातें भी करने लगेंगे, दैट इज वन टाइप ऑफ रिपल्सन। 2 3 4 क्लास पूरा भर गया, तो जो लास्ट बेंच वाले हैं, आउटर वाले हैं, उनको मेरा जो पावर है वो पहुंच नहीं पाएगा। क्यों? बीच में जो स्टूडेंट है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज वन टाइप ऑफ रिपल्सन, और वो मेरा पावर जो है, मेरी इंटेंसिटी उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, बाद में देखेंगे। हाँ, अब यहाँ पे एक डायग्राम में बता रहा हूँ, वो माइंड में सेट करके रखना, सिंपल ही है, इंटरेस्टिंग भी है। आपको ऐसे ड्रॉ कर देना है, यहाँ से 1s लिखना, 1s के नीचे 2s, देन 3s, इसके बाद 4s, देन 5s। क्लियर? ओके, बाद में p, p कहाँ से स्टार्ट होता है? 2p से, तो 2s की जो लाइन है उसके साथ लिख दो 2p, उसके नीचे लिख दो आप 3p, देन 4p, देन 5p। ओके, d, d यहाँ से स्टार्ट होगा, दैट इज 3d, देन 4d, देन 5d, और f कहाँ से होगा? यहाँ से 4f और 5f। अब n+l के बेस पे हम अरेंज कर रहे हैं, सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? n+l का कैलकुलेशन इसके साथ मैंने जोड़ दिया है, तो यहाँ से होगी, तो यहाँ से आपको एंट्री करवानी है, बस एंट्री यहाँ से होगी। ओके, बाद में बाहर निकलना है, फिर वापस जाना है, और फिर यहाँ से 2s आएगा, 1s के बाद 2s, फिर से आगे जाना है 2p, 2p के बाद 3s, ऐसे बनाना है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, टाइम पास हो जाएगा आपका घर पे अभी। हाँ, ऐसे हो रहा है ना? यस, देखो कर रहा है, ऐसे ऐसे देखो, ठीक है। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू किसकी रहेगी? 1s की रहेगी, 1s के बाद अपने आप सेट हो जाएगा, 2s की होगी, 2s के बाद 1s के बाद 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, ओके, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद आएगा 3d, देन 4p,
then 5s, then 4d, then 5p, then 4f, then 5d। देखो ये पूरा जो ऑर्डर है बेस्ड ऑन n plus l रूल, n plus l रूल के हिसाब से। ओके, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, थर्ड सेल में गड़बड़ हो गई, 3s 3p 3d, बीच में 4s आ गया। ये बीच में जो डिस्टर्बेंस आया ना, सीक्वेंस टूट गई, दैट इज ड्यू टू शिल्डिंग इफेक्ट, दैट इज ड्यू टू शिल्डिंग इफेक्ट। ओके, एनर्जी में वेरिएशन आ जाता है, उसका रीजन है शेप ऑफ ऑर्बिटल, वो पिक्चर में आ जाता है। इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, किस सबसेल में, उस हिसाब से शिल्डिंग इफेक्ट में वेरिएशन आ रहा है। ओके, डिटेल में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शिल्डिंग इफेक्ट आपको ज्यादा डिटेल में चैप्टर नंबर 3 में पता चलेगा, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके, टेक्स्ट बुक में थोड़ा दिया एक पैराग्राफ, वो पढ़ लेना एक बार, पता चले तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। ओके, तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब ये क्लियर होने के बाद, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल क्रिएट होने के बाद, अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल के अंदर डालना है। ऑर्बिटल दैट इज हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और किसी के हाउस में आपको एंट्री करनी है, सो यू हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स होते हैं ना, किसी के घर में जाना हो तो डायरेक्ट किचन में जाओगे क्या, पहले ड्राइंग रूम में जाते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही होने वाला है, हम इलेक्ट्रॉन के घर तक पहुंच गए, उसका शेप भी देख लिया, एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में एंट्री करवानी है नेक्स्ट लेक्चर में, और एक बार इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में एंटर हो गया, हम बाहर से ताला लगा देंगे ऐसे। यस, क्यों, बाहर निकल ना जाए, यस, वरना फिर से ढूंढना पड़ेगा। क्लियर? तो लास्ट लेक्चर हमारा होगा, देख लेंगे क्या क्या होता है उसमें, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वो सबको आना ही चाहिए, और आ जाएगा, नो टेंशन। ओके, तो डायग्राम ड्रॉ कर देना, ये ऑर्बिटल का ऑर्डर है, और एक इसको फॉलो कर रहा है, n प्लस l को फॉलो कर रहा है। दिस इज मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, नॉट फॉर हाइड्रोजन। थैंक यू वेरी वेरी मच।